एक सुबह एक आर्टिकल मैंने आज ये मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, आपसे शेयर करना चाहिए। और ये एक बांग्लादेश की एक न्यूज़पेपर है द डेली स्टार, उसमें ये पब्लिश हुआ है और लिखने वाले हैं प्रोफेसर अन्वेषा सेनगुप्ता कलकत्ता से। और उसमें ये आर्टिकल का नाम है कैलकाटा's मुस्लिम्स आफ्टर पार्टीशन। सो ये जो हमारा एक जनरल परसेप्शन है, मेरा है, कम से कम मेरा तो इम्प्रेशन अभी तक है, और ये कि हिंदुस्तान में अगर जितनी जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी, मतलब लोग पीसफुली रहते हैं इकट्ठे, वो कलकत्ता बंगाल है। कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ लोग खुशी से रहते हैं इकट्ठे। और मेरे को ये इम्प्रेशन था कि पार्टीशन के बाद से ये हालत वहाँ पे ऐसी कि पार्टीशन में जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई थी, वो डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह सब कुछ हुआ था, तो फिर गांधी जी वहाँ पर आगे बैठ गए थे धरने में। और तब से यही जो हमें जो इम्प्रेशन मिला है कि गांधी जी के एक बार धरने के बैठने के बाद में वो दंगे ख़त्म हो गए, और ख़त्म होने के बाद फिर वो पहले डॉक्टर पीसी रॉय के गवर्नमेंट चली 20-25 साल तक, उसके बाद हमारे कम्युनिस्ट आ गए। तो ये इम्प्रेशन जो क्रिएट हुआ है कि कलकत्ता बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है, जो आज के ज़माने में है, वो शायद 47 के बाद से ही चलती आ रही है, मतलब। लेकिन ये आर्टिकल पढ़ के थोड़ा सा मुझे झटका लगा, क्योंकि इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा नहीं था। और इसमें उन्होंने साफ मेंशन, मतलब इन्होंने एग्जांपल दिए हैं करके कि ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट कलकत्ता के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल हुआ है 47 के बाद में, इनका कहना है, मतलब इन्होंने ये बातें बोली हैं। और लिखने वाले भारतीय हैं, अन्वेषा सेनगुप्ता। तो यहाँ पे उन्होंने चुन करके इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, और उन्होंने काफ़ी लोगों को कोट किया। इनफैक्ट मैंने, मतलब यहाँ देखा मैंने, इन्होंने सोर्सेज कोट किए, दोनों हिंदू और मुस्लिम्स हैं। जैसे यहाँ ये लिख रहे हैं कि ये हिस्टोरियन जो है चटर्जी, वो भी लिख रही हैं कि बाउंड्रीज ऑफ सेक्रेड एंड रिचुअल स्पेस वर रीड्रॉन इन कैलकाटा आफ्टर द पार्टीशन। तो मतलब जोया चटर्जी जो हिस्टोरियन है, वो भी कह रही हैं कि कैसे मुस्लिम्स के ग्रेव यार्ड या उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको धीरे धीरे टेक ओवर किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख रहे हैं कि कुछ इलाकों को जो रिफ्यूजी जो मतलब हिंदू जो वहाँ से मार खा के आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान से, जो आज बांग्लादेश बन गया, उन्होंने आकर के मुसलमानों के ग्रेव यार्ड्स और बरियल ग्राउंड्स वगैरह उन को और उनकी इंस्टीट्यूट्स को और मस्जिदों को ऑक्यूपाई कर लिया। तो मुझे लगा ये कहानियाँ सिर्फ पंजाब में घट रही होंगी, लेकिन बंगाल के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है करके। इन्होंने फिर आगे इनफैक्ट बहुत सॉलिड इनका जो सोर्स है वो यहाँ पे इन्होंने, मैं कभी ऊपर देखा था मैंने, ये निर्मल कुमार बोस को कोट कर रहे हैं। और निर्मल कुमार बोस का आपको मालूम है कि गांधी जी के बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर्स में उनके सेक्रेटरी थे, उनका नाम आता है, ये राम का नाम आ गया, मैं सर्च करा था मैंने। तो ये लिख रहे हैं कि राइटिंग इन 1964 निर्मल कुमार बोस नोटेड दैट मेनी ऑफ Calcutta mosques were then in a moribund condition, and some of them were used by the refugees, from coming from East Pakistan. तो ये भी बड़ी अजीब घटना है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी का कितना ज़बरदस्त वहाँ पे कलकत्ता में और बंगाल में कितने उनकी, जितना लोग उनको मानते हैं किसी को नहीं मानते बंगाल में। गांधी जी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे पूजा होती है। और तो उस गांधी जी के सेक्रेटरी ने भी मेंशन किया कि 64 में भी जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू रिफ्यूजी थे, वो मुसलमानों के मस्जिदों में आके बैठे हुए थे, और ऑब्वियसली इनसे लोगों को तकलीफ हो रही थी। और ये यहाँ लिख रहे हैं सारी बातें। और बाकी उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम सोर्सेज दिए हैं, किस तरीके से उनके बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह कलकत्ता में हटा दिए गए थे, और आज उनकी हालत बहुत ख़राब है करके। तो ये, और कैसे उन मुसलमान जो हैं, अमीर मुसलमान धीरे धीरे करके निकल करके भाग गए ढाका की तरफ को, और जो गरीब हैं वो यहाँ फंस गए करके। ये बड़ा अजीब सा मुझे देखने लगा कि मुझे हमेशा से ये सुनने लगता था कि कलकत्ता बंगाल में हिंदू मुस्लिम बड़ी पीसफुली रहते आ रहे हैं 47 के दंगों के बाद से, 46-47 के बाद से। लेकिन इस आर्टिकल में बिल्कुल अलग बात बोली गई है। और ये लिखने वाले नाम से तो हिंदू ही हैं, अब पता नहीं कम्युनिस्ट है कौन है ये मुझे पता नहीं, बट नाम तो उसका हिंदू ही, अन्वेषा नाम लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज़ जो ओनली थिंग जो कॉमन दिखाई दे रही है इस पूरे थ्रेड में, वो शायद मैं चंद्रचूड़ से पूछूंगा अपने आप को, कि मेरे को इतनी हिस्ट्री नहीं पता उस इलाके की। हाँ, इन्होंने इस पूरे जो भी ये पूरा कांड हो रहा है कि मुसलमानों की तबीयत हालत ख़राब है यहाँ भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में पार्टीशन के बाद से, इसमें ये मुस्लिम हिंदू महासभा को ब्लेम ठोका जा रहा है हर जगह। तो जैसे कि इस मामले में हमारा और कलकत्ता का और मतलब नॉर्थ इंडिया का और बंगाल का एक बहुत अलग से व्यू आता है कि हमारे यहाँ पे
पंजाब में खासकर हम लोग मुस्लिम लीग को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हर चीज़ के लिए उस ज़माने में जो भी गलत काम हुआ। लेकिन मेरा इंप्रेशन ये है कि बंगाल में लोग हिंदू महासभा को ब्लेम ठोकते हैं, मुस्लिम लीग के बारे में वो कुछ उल्टा सीधा मैंने लोगों को बोलते सुना नहीं है। इनफैक्ट इवन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में लोग बातचीत नहीं करते कलकत्ता में। हम लोग पूरे देश में उसके बारे में पढ़ते हैं, सारी किताबों में आता है, लेकिन मैंने बहुत कम बंगाली देखे हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे का नाम तक लेने को राजी नहीं है। और गोपाल पाठा जैसे लोगों का नाम बंगाली नहीं लेते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन यहाँ मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि मुझे पता नहीं, ये अब ये आप में से जो पढ़े लिखे हैं वही बता सकते हैं मुझे, खासकर चंद्रचूड़ घोष, की अब जो ब्लेम ठोक रहे हैं उसको हिंदू महासभा को, कि हिंदू महासभा के चक्कर में मुसलमानों की हालात 50 में और 60 के दशक में इतनी ख़राब थी बंगाल में। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हिंदू महासभा का सुपड़ा साफ हो गया था 50 तक आते आते। हिंदू महासभा की कोई औकात नहीं थी 1900 पूरे भारत में, कलकत्ता छोड़िए बंगाल छोड़िए, इनका ख़त्म हो गया था। हिंदू महासभा के लोग बहुत सारे इसलिए संघ में चले गए। हिंदू महासभा की कोई स्टैंडिंग इस कंट्री में नहीं है 1947-48 के बाद से। उनका पूरा पत्ता सुपड़ा साफ हो चुका है, कोई उनको ध्यान देता नहीं। और जितने बचे कुचे संघ के वो ये लोग थे वो संघ में चले गए, आरएसएस में चले गए। और दोनों अलग अलग है, आरएसएस और हिंदू महासभा में बहुत फ़र्क है। इनफैक्ट लोगों को पता नहीं है, हिंदू महासभा ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव था, संघ वॉज नेवर दैट एग्रेसिव। आजकल लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो मिक्स करने वाली बात नहीं अलग है। हाँ, हिंदू महासभा के बहुत से जो काडर था वो आरएसएस में चला गया। बट ये चीज़ मेरे को समझना है कि यहाँ बार बार जो हिंदू महासभा पर ब्लेम ठोका जा रहा है, और बार बार ये एनसी चटर्जी जो हिंदू महासभा के लीडर थे, और वो हमारे ज़माने के जो कम्युनिस्ट लीडर हैं सोमनाथ चटर्जी के पिताजी, उनका नाम लिख के तो पूरा का पूरा सिंगल हैंडेडली, जो अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे जो बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में छपा है, लिखने वाले भारतीय हैं कलकत्ता से, और ये बता रहे हैं कि पार्टीशन के बाद से मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी कलकत्ता में, और उसका ब्लेम उन्होंने ठोका है हिंदू महासभा पे। और जबकि हिंदू महासभा की कोई, हाँ मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई स्टैंडिंग नहीं थी, कोई इलेक्शन उन्होंने जीता नहीं, एमएलए का इलेक्शन उन्होंने नहीं जीता होगा मेरे ख्याल से, और जो होगा भी वो 52-53 के बाद ख़त्म हो गया। और एक आदमी इतना बड़ा पूरे सिटी में चेंज नहीं ला सकता। अगर मान भी ले जाए कि हिंदू महासभा के कुछ लीडर थे, जैसे ये अपने चटर्जी जो थे, सोमनाथ चटर्जी के डैडी, वो बहुत वो थे, लेकिन वो एक एमपी थे। तो एक एमपी कितना, क्या पूरे कलकत्ता जैसे शहर में चेंज ला सकता है, मुझे पता नहीं। थोड़े आपके मैं कमेंट जानने के लिए मैंने कहा ये पोस्ट करता हूँ, तो मुझे भी पूरा पता नहीं, तो मैं एम गोइंग विद द राइडर की मेरे को पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं एक बाहर के आदमी की तरह से इसको देख रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक लाइन मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये एक हमारे दिमाग में इम्प्रेशन है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता जो आज के दिन में है वो 47 से चलती आ रही है। लेकिन ये आर्टिकल दिखा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में मुसलमानों की हालत काफ़ी ख़राब थी 47 के बाद से, और 60 के दशक तक, और उसके आगे वो चलती रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को पढ़िए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ के आप लोग अपने कमेंट दे सकें, और जो आपको लगता है ठीक आप बताएं। हो सकता है कि ऑब्वियसली मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी ठीक नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ठीक होगी।